गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 संज्ञा और सर्वनाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ प्राणियों के नाम दिए हुए हैं, व्यक्ति के नाम दिए हैं नेहा, आयुष, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि। यहाँ व्यक्ति नेहा, आयुष व्यक्ति के नाम है। गाय, भैंस, कुत्ता, शेर ये प्राणियों या पशुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम दिल्ली, बनारस, अमेरिका, चीन आदि। ये स्थान आपको सिर्फ यहाँ उदाहरण दिए। इसके अलावा जितने भी स्थान हैं, दिल्ली हुआ, अमेरिका हुआ, बनखेड़ी हुआ, भोपाल हुआ, जबलपुर हुआ, ये जितने भी स्थान हैं ये सब संज्ञा कहलाते हैं। वस्तुओं के नाम कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज आदि। इन सब के अलावा और जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी संज्ञा कहलाती हैं। भाव के नाम, जो भी भाव हम वाक्य बोलते हैं उसमें जो भी भाव प्रकट होता है वह सभी संज्ञा कहलाते हैं। कुछ उदाहरण हैं आपके सामने: सुंदरता, मिठास, बदबू, बुढ़ापा आदि। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर होगी। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा को ध्यान से समझें कि कौन से संज्ञा शब्द विशेष व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताए, किसी एक वस्तु के बारे में बताया जाए, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया है आपके सामने: रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय आदि। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है रजनीश, बहुत से व्यक्तियों के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है रजनीश। एक ही स्थान के बारे में बताया जा रहा है लखनऊ, एक स्थान गंगा के बारे में बताया जा रहा है, और हिमालय आदि के बारे में बताया जा रहा है। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर समझ में आया आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने किस पर जोर दिया था, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। जातिवाचक संज्ञा में हम किस पर जोर दे रहे हैं, पूरी जाति का बोध हो जहाँ। किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बात नहीं होगी, किसी एक प्राणी के बारे में बात नहीं होगी, संपूर्ण जाति के बारे में बात होगी। जैसे यहाँ किसान बोला गया, किसान किसी एक पार्टिकुलर किसान को नहीं बता रहे हैं कि राम किसान है या मोहन किसान है। जितने भी संसार में किसान हैं उन सभी के बारे में यहाँ बात हो रही है। इसी प्रकार आपको उदाहरण दिए हैं किसान, लेखक, मोर, गाय, नदी। नदी, जितनी भी हमारे संसार में नदियाँ हैं उन सब के बारे में जाति के वाचक संज्ञा के द्वारा हमें पता चल रहा है। पुस्तक, जितनी भी संसार में पुस्तकें हैं उन सब के बारे में यहाँ हमें ज्ञात हो रहा है। और शहर, एक शहर के बारे में बात नहीं है, जितने भी शहर हैं उन सब के बारे में यहाँ पता चल रहा है। तो ये सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही। वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराएं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार देखें कि भाववाचक संज्ञा क्या होगी। जो संज्ञा शब्द किसी भी वस्तु या व्यक्ति के उनके गुण बता रहे हैं, उनकी क्वालिटी बताएं या उनके दोष बताएं, उनमें जो कमियां हैं उनके बारे में बताएं, उनका भाव बताएं, उनकी दशा बताएं या उनके मन के भावों को प्रकट करें, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है आपको: मानवता, प्यार, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, यौवन,
बचपन आदि ये सब क्या है? भाव। इनका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इन 3 संज्ञाओं के अलावा कुछ अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के और 2 भेद करते हैं। पहला है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों एक ही संज्ञा का बोध कराते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में जो भी धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वनाम। संज्ञा के बारे में हम जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ है सबका, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, अब संज्ञा आपने अभी पढ़ी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे यदि मोहन ना बोलकर हम क्या बोलें? वह, हम, मैं, तुम, ने आदि, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, या मैं अपने स्थान, संज्ञा के स्थान पर यदि संज्ञा बोलें तो रश्मि मैम पढ़ा रही हैं, या हम बोलें कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर मैं का प्रयोग हुआ है, जो कहलाता है सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवा निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ होगा? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए, तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, तुझे, तुम, तुम्हारा आदि। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। कौन बोल रहा है? मैं। किसके लिए? कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। मैं बोल रहा हूँ, सुनने वाले हो गए तुम, इनके लिए प्रयोग किया जाए वहाँ होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझो, यह मेरी कार है। यहाँ पे आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि यह कार मेरी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। हम बिल्कुल निश्चय है कि मेरी ही यह कार है। वह तुम्हारी साइकिल है, वह तुम्हारी साइकिल है। यह बिल्कुल 100% श्योर होते हुए कह रहा है कि वह तुम्हारी साइकिल है। यहाँ पर यह पास की वस्तु के लिए आया है, वह दूर की वस्तु के लिए बताया गया है कि वह तुम्हारी साइकिल है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या समझा था कि किसी निश्चित वस्तु की ओर, यह डेफिनेटली मेरी ही वस्तु है, मेरी ही कार है, मेरी उसकी ही साइकिल है, इसके लिए बताया जाए तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम था। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यह होगा कि जो वस्तु है वह किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराती, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि दूध में कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि दूध में क्या पड़ा हुआ है,
मच्छर है, मक्खी है, कचरा है, धूल है, क्या पड़ा हुआ है ये हमें नहीं मालूम। बाहर कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है हमें नहीं मालूम। कौन व्यक्ति बुला रहा है, मम्मी बुला रहा है, पापा बुला रहा है, भाई बुला रहा, बहन बुला रहा, कौन बुला रहा हमें नहीं मालूम। वहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करोगे जो करने वाला है उसे ही उसका फल मिलेगा। जैसे यदि आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तभी आप सफल होगे। जो सोता है वो खोता है, सोने वाला भी वही है और खोने वाला भी वही है। दोनों में जो संबंध बताए वहाँ होगा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ, बाहर कौन खड़ा है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं हम कि बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं। यह यहाँ पर सब प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहे हैं हम, प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। छठवां है लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह अपना काम कर रहा है, उसके स्वयं के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपना काम स्वयं कर रहा है, किसी दूसरे से नहीं करवा रहा। मैं अपने आप पढ़ लूँगी, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप स्वयं पढ़ लूँगी। तो यहाँ जो स्वयं अपने बारे में बात करें वहाँ होगा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारे दोनों चैप्टर संज्ञा और सर्वनाम समाप्त होते हैं। धन्यवाद।